A very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप एक अपार रिक्वेस्ट से फिर से मैं लेके आया हूं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेशन अपलोड किए, चाहे बायोलॉजी के हो, जनरल साइंस हो, फिजिक्स हो, जीके जीएस के हो। लाखों दोस्तों ने उन्होंने देखा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप भी क्यों नहीं फ़ायदा लेते हैं? जरूर एग्जाम में फ़ायदा लीजिए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस में एनर्जी नहीं मिलता है, जिनके खाने से विटामिन हो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट या वसा यानी फैट। तो सही उत्तर है दोस्तों विटामिन। विटामिन के खाने से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो एक बहुत गड़बड़ की बात हो गई दोस्तों कि आखिर विटामिन के खाने से अगर बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलता तो हम लोग क्यों परेशान रहते हैं विटामिन के लिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको टचअप करवा दूं कि 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक ने। तो हम क्यों परेशान रहते हैं आखिर विटामिन के पीछे? मेन कारण है विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देता है, पर हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी पड़ती है उनके लिए ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो, इम्यूनिटी सिस्टम हो और डाइजेशन सिस्टम को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए ये विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यतः अभी तक टोटल 13 विटामिन की खोज की जा चुकी है। टोटल 13 विटामिन है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, हमारी आंखों के ठीक ठाक फंक्शनलिटी बनाए रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। हमारी हड्डियां ठीक ठाक ग्रो करें, मजबूत रहें, इसके लिए विटामिन डी और विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। जबकि एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में बनाए रखते हैं उसके लिए विटामिन सी और विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। वहीं ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा ब्लड फ्लो ठीक से हो और ब्लड इजिली क्लॉट कर पाए, जब खून निकलता है तो वो बंद हो पाए, इसके लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि विटामिन एक्चुअली में बॉडी को एनर्जी ना देता हो, पर बॉडी के फंक्शनलिटी के लिए और रेगुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, अर्थात डिफेंस के लिए काम आता है कि बॉडी में जो रोग हमें अटैक करते हैं उसके डिफेंस के रूप में कौन सा कार्य करता है, कौन सा पदार्थ कार्य करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा यानी फैट। तो सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ही हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है। तो आपको पता होगा यदि हम लोगों के बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो ईजिली हमें जो है रोग अटैक कर लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हम विटामिन के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं तो विटामिन स्टोर रहेगा, आपको पता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है? यकृत में, तिल्ली में, उदर में या आमाशय में? तो सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ए जो है बॉडी के यकृत यानी लीवर में स्टोर रहता है। तो विटामिन ए के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं और आपको टचअप करवा दूं कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है या तो साइंटिफिक नेम है ये रेटिनॉल होता है। विटामिन ए दो तरह से प्राप्त होता है, आपको पता है। प्लांट सोर्स से हमें प्राप्त हो सकता है और एनिमल सोर्स से प्राप्त हो सकता है। एनिमल सोर्स से जो विटामिन प्राप्त होते हैं उसे रेटिनॉल कहा जाता है। एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले, चाहे वो मछली से प्राप्त हो, किसी भी तरह से एनिमल सोर्स से जो विटामिन प्राप्त होता है उसे रेटिनॉल कहा जाता है। जबकि प्लांट सोर्स से जो विटामिन मिलते हैं हमें, डिफरेंट प्लांट सोर्स से, चाहे आप लोग कैरोट में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा विटामिन की मात्रा होती है विटामिन ए की, तो प्लांट सोर्स से जो विटामिन मिलता है उसे बीटा कैरोटीन कहा जाता है, याद रखिए। और मेनली जो है बॉडी के लीवर में ये स्टोर रहता है। और मेनली विटामिन ए का काम क्या होता है दोस्तों? बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है, चाहे स्किन की ग्लो हो, ग्रोथ हो, चाहे आंखों की रेटिना हो, इन सब को ठीक ठाक फंक्शनलिटी बनाए रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। जब इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपर केराटोसिस जैसे भयानक बीमारियां आपको अटैक कर सकती है। अगला प्रश्न है रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी दोस्तों क्या है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है, यानी अंधेरा होते ही कोई भी चीज़ दिखाई ना देना, ये एक प्रकार का रोग है, उसे रतौंधी कहा जाता है। वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी?
तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पहले आंखें कैसी थी, पर विटामिन ए की कमी के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है और स्लोली जो है ग्रेजुअली उसे रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का। आपको पता होगा टोटल जो 13 विटामिन्स है सबकी अलग अलग केमिकल नेम्स हैं। तो विटामिन सी के केमिकल नेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। केमिकल नेम्स को कैसे याद कर सकते हैं, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में पूछा जा रहा है कि वो नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, ऑक्सीजोलिक अम्ल है, साइट्रिक एसिड है या एस्कॉर्बिक एसिड है। तो सही उत्तर है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हमारे सारे जितने भी खट्टे फल हैं उन सारे में विटामिन पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन की सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा किस में पाई जाती है। तो आंवला जो होता है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है, वो भी विटामिन सी की मात्रा। तो चलिए दोस्तों एक आपको मैं लिस्ट दिखा दूँ जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो है, आप लोग देख सकते हैं इधर आपके विटामिन्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे उनका केमिकल नेम लिखा है। साथ में वो फैट, आपको पता होगा कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है वो लिखा है। साथ में कितने अमाउंट ऑफ विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है आपको डेली, मतलब 19 साल से 70 साल की एक मेल पर्सन को डेली कितनी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में लिखा है। इसके बाद किस विटामिन के डिफिशियंसी से, कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है। और ओवर डिजीज, मतलब अगर किसी विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए तो क्या हो सकता है, और वो विटामिन मतलब किस तरह के फल, सब्जी या किस तरह की चीज़ों में पाई जाती है, वो सारी चीज़ें लिखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। उसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। ये किस तरह का है, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, वो फैट सॉल्युबल है। आप लोग याद रखिए दोस्तों 4 तरह के विटामिन ही फैट सॉल्युबल है, बाकी सारे वाटर सॉल्युबल है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के, ये 4 ही विटामिन जो हैं वो फैट सॉल्युबल है। बस इतना याद रख लीजिए, बाकी जो भी हो वो सारे तो वाटर सॉल्युबल ही होंगे। डेली कितने विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, 900 माइक्रोग्राम म्यूजी। ठीक है, माइक्रोग्राम, 900 माइक्रोग्राम का जरूरत पड़ता है म्यूजी डेली एक पर्सन को। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो प्रश्न पूछा जाता है किस तरह के रोग हो सकते हैं। देख सकते हैं, उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, हाइपरकेटोसिस हो सकता है, और ज़्यादा अगर हो जाए विटामिन तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो सकता है। तो किस तरह के फल या सब्जियां आप लोग खाएं तो विटामिन ए की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो लीवर, ऑरेंज हो, राइप येलो फ्रूट, जितने भी पीले फ्रूट्स हैं उन सारे में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कैरोट में पाई जाती है, नॉर्मली कैरोट यानी गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्क्वैश में पाया जाता है, फिश में कुछ पाई जाती है, और मिल्क में तो सारी चीज़ों का कंपोजिशन है ही। इसके बाद विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5, B6, B7, B9 और B12। याद रखिए दोस्तों विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है और B8 नहीं होता है। याद रखिए B9 होता है, B10 और B11 नहीं होता है, यानी B4 यहाँ पे नहीं हुआ, B6, 7, B8 नहीं हुआ, विटामिन 9 और 10 नहीं हुआ, बाकी सारे विटामिन बी होते हैं। इन सब को मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नॉर्मली अगर पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नॉर्मली आप लोग यहाँ देख सकते हैं विटामिन B1 जिसे कि थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 उसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है।
ये एक फैट सॉल्युबल है और किस में ज़्यादातर पाया जाता है? पोटैटो हो, ब्राउन राइस है, वेजिटेबल है, एग है, इन सारी चीज़ों में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 का केमिकल नेम याद रख लीजिए, राइबोफ्लेविन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है विटामिन B की कमी से कौन सा होता है, तो याद रखिए यहाँ बेरी। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वहीं B2 की कमी से कम ही जाता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केमिकल नेम पूछा जाता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का नाइसिन होता है। उसी तरह आप लोग वीडियो को पॉज करके बाकी विटामिन के नाम भी एक बार देख सकते हैं, जैसे विटामिन B7 का बायोटीन हो गया। अब चलिए बाकी विटामिन के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे विटामिन C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये वाटर सॉल्युबल है, याद रखिए, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन C के एक्सेस हो जाने से विटामिन C मेजाडोज होता है। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उन सारे में विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन D, जिसे कि कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, जो कि फैट सॉल्युबल है, याद रखिए। कौन सा मैंने बताया था? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल है। इसकी कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, जिसे रिकेट कहा जाता है, या तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिसे ऑस्टियोमेलासिया कहा जाता है। तो विटामिन D की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है कहाँ पाई जाती है? सुबह सुबह सूर्योदय के समय हम लोग अगर कुछ समय सूर्य के नीचे बिताएं तो हमें विटामिन D की कमी नहीं होती है। बॉडी इटसेल्फ में विटामिन D जो है वो बना लेता है। पर अगर सही हमें नहीं मिल पाए बॉडी में विटामिन D, तो रिकेट और ऑस्टियोमेलासिया जैसी बीमारियां हो सकती है। फिश में, एग में, लिवर में और मशरूम में विटामिन D की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। नेक्स्ट हो गया विटामिन E, जिसे कि टोकोफेरॉल कहा जाता है। ये भी एक फैट सॉल्युबल है। इसकी डिफिशियंसी से बहुत रेयर होते हैं कि किसी में विटामिन E की कमी हो, पर हमारे स्किन के लिए है, हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस विटामिन E की बहुत ज़रूरी होती है। और इसकी कहाँ विटामिन E पाया जाता है? सारे फ्रूट्स में, नॉर्मली नट्स में और सीड्स में जो है विटामिन E पाया जाता है। तो अगर आपके स्किन जो है ग्लो कम हो गया हो, बाल जो है रफ़ हो गए हों, आपके नेल्स जो हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि फेड अप हो गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में विटामिन E की कमी हो गई है। अगला है विटामिन K। विटामिन K, जिसे कि फॉलिक्विनोन कहा जाता है, ये भी एक फैट सॉल्युबल है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K फैट सॉल्युबल है। इसके कमी से बॉडी में जो ब्लड, आपको पता है कि अगर किसी को चोट लगे तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली खून निकलता है, फिर ऑटोमेटिकली वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और बंद हो जाता है खून। पर विटामिन K का अगर किसी को कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, वो ब्लड फ्लो करता ही रहेगा। तो इसकी कमी से ब्लीडिंग डायसिसिस कहा जाता है, इसे इस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो विटामिन K किस में पाया जाता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, पत्तेदार सब्जियां, उन सारे में पाया जाता है। स्पिनच में पाया जाता है। अंडे की जो जर्दी या तो अंडे का जो लाल पार्ट होता है उसमें विटामिन K पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी विटामिन के बारे में। अगर इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख ले तो आई थिंक विटामिन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ये एक और चार्ट है आप लोगों के लिए याद करने के लिए कि विटामिन C देख सकते हैं किस में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, सारी चीज़ें किस में पाई जाती है आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले दोस्तों कि सुबह सुबह अगर आप धूप में थोड़ी देर खड़ा रहते हैं तो आपके बॉडी में इटसेल्फ कौन सा विटामिन बना लेता है वो बॉडी आपको बताना है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो दोस्तों विटामिन D आप लोग अगर सुबह सुबह धूप में, जब सुबह सुबह धूप उगती है उस वक्त, ज़्यादा देर नहीं, सुबह सुबह का जब सूर्योदय होता है उस वक्त अगर कुछ समय बिताते हैं सूर्य के नीचे तो बॉडी इटसेल्फ में विटामिन D बना लेता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है?
लोहा तो जमीन के अंदर से प्राप्त करता है? नहीं दोस्तों, वो लोहे की बात नहीं की जा रही है। आपको पता है कि हमारा बॉडी भी लोहा की ज़रूरत पड़ती है, यानी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी के आयरन की फुलफिलमेंट सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से होती है? दूध, मछली, पालक या पनीर, किसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है पालक में, यानी स्पिनच जिसे कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको पता है अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो ब्लड की कमी होती है, जिससे कि एनीमिया नामक रोग होता है। तो एनीमिया नामक रोग से बचना है, या तो ब्लड की कमी से बचना है या बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी से बचना है, तो पालक की सब्जी हमें खानी चाहिए, जिसमें कि लोहा यानी आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो जब ब्लड की बात आई है, हेमोग्लोबिन की बात आई है, तो एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन को किससे मापा जाता है? तो हेमोग्लोबिन को डेसीलीटर से मापा जाता है, यानी बाय वॉल्यूम हमारे बॉडी में कितनी हेमोग्लोबिन है। तो नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए दोस्तों? अगर पुरुष है यानी मेन है तो उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा 3.8 टू 17.2 इनके बीच में ही आपका होना चाहिए। याद रखिए 3.8 से 17.2। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 13 से लेकर 17 तक होना चाहिए। 3.8 तो बहुत ही कम हो जाएगा, वो तो हेमोग्लोबिन की कमी से मारा ही जाएगा। तो 13.8 से 17.2 के बीच में होना चाहिए अगर मेल है, और फीमेल है तो उसकी हेमोग्लोबिन 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, यानी 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए वुमेन के लिए। तो नॉर्मली याद रखिए कि 14 से 17 के बीच में होना चाहिए मेल का, और 12 से 15 के बीच में होना चाहिए फीमेल का ग्राम पर डेसीलीटर हेमोग्लोबिन की मात्रा। अगर उससे कम है तो आप लोग मान लीजिए कि उसे खून की कमी है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन के तत्व कितने प्रतिशत होते हैं? आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑक्सीजन हो चाहे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नॉर्मली बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है आपको बताना है। तो नॉर्मल बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा 65% पाई जाती है। आपको एक दिखा दो मैं रिपोर्ट, उसके अनुसार से आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है, उसके बाद कार्बन की मात्रा होती है 18%, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%। बाकी जो होता है वो नॉर्मल बाकी चीज़ें होती है बॉडी में। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन 3%। तो इतना याद रखिए बस, पहला ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। 65, 18, 10 इतना याद रखिए। चलिए एक और डाटा में दिखा दूं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज देख सकते हैं। बॉडी में मेनली 4 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट बॉडी में पाए जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें बहुत कम पाई जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का एक सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सेम, शैवाल या ये सभी? आपको पता होगा दोस्तों हमारे बॉडी में आयोडीन की बहुत, यानी जो सीवीड होता है यानी जो शैवाल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाई जाती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है, जिससे गला जो होता है फूल जाता है। इसीलिए नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है ताकि वो रेगुलेट रहे। इसके अलावा आयोडीन कुछ और चीज़ों में मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछलियों के लीवर का जो ऑयल होता है उसमें किस विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? आपको पता होगा दोस्तों कि मछली का जो तेल होता है उसके नाम से बिकता है, यानी कॉड लीवर ऑयल की बात की जा रही है यहाँ पे। कॉड लीवर ऑयल आप लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ये जो है मछली के लीवर के ऑयल से बना होता है, विटामिन डी के कॉड लीवर ऑयल। इसमें मुख्यतः ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा EPA यानी इको पेंटाओनिक एसिड होता है और साथ में DHA होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? यानी आपको पता होगा कि अगर किसी को चोट लग जाए तो खून बहने लगता है, तो देखते होंगे आप लोग कि कुछ देर बाद खून ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होते हैं वो किस विटामिन के प्रेजेंस के कारण होता है ब्लड में? A1, E,
के या डी आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है मुख्यतः विटामिन के कारण होता है। अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो जैसे आप लोग चोट लग रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा और आदमी जो है खून की कमी से मारा जाएगा। इसलिए विटामिन के मुख्य कारक है जिससे कि रक्त के थक्के बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है आपको बताना है। यानी टीथ जो है मुख्यतः किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो सही उत्तर है दोस्तों, दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम की मात्रा होती है। अगला प्रश्न अगेन दांतों से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। यानी देख सकते हैं डिफॉर्मेटिव हो जाते हैं कुछ लोगों के दांत, तो किसकी वजह से होती है, किस तत्व के कारण होता है उसका डिफॉर्मेशन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन के डिसबैलेंस के कारण ही आप लोग देख सकते हैं दांतों में जो होते हैं विकृतियां आ जाती है, जो डिपोजिशन हो जाती है फ्लोरीन की, जिसकी वजह से दांतों में विकृतियां आ जाती है। मुख्य कारक क्या होता है, फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन जो होता है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दांतों का सेल्फ रिपेयर सिस्टम के रूप में काम करता है। दांतों में क्या होता है, धीरे धीरे दांतों का खाते खाते क्षय हो जाता है, पर ये फ्लोरीन सेल्फ रिपेयर सिस्टम के कारण काम करता है। दांतों को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, इसके साथ साथ मेंटेन करता है दांतों को। इसी कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ में फ्लोरीन जो होता है बोन केयर के लिए भी बहुत ही एसेंशियल होता है। तो दांतों और हमारे हड्डियों के लिए ये फ्लोरीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो टूथपेस्ट है या तो डेंटल क्लिनिक में फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। जैसे देख सकते हैं ब्लड को पंप करने के लिए हमारे हार्ट में कौन सा जो होता है खनिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों पोटेशियम जो होता है मुख्य कारक होता है हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए। एक और चीज़ बता दूं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सोडियम जो होता है वो रिड्यूस करता है हार्ट रेट को, रिड्यूसेस हार्ट रेट को। पोटेशियम रिड्यूस हार्ट रेट, कैल्शियम जबकि इंक्रीज करता है हमारे हार्ट रेट को। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। यानी दांतों जो होते हैं क्षय हो जाता है, दांत जो होते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, किसकी कमी से होता है, फ्लोरीन, तांबा, जिंक या लोहा। तो दोस्तों जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मुख्य कारक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी हो जाने से ये क्षय हो जाता है। ये फ्लोरीन ही ऐसा है जो कि सेल्फ रिपेयर सिस्टम के रूप में दांतों का काम करता है। तो अगर बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाए तो दांत सेल्फ रिपेयर सिस्टम के रूप में काम नहीं कर पाएंगे और दांत जो होंगे धीरे धीरे हो जाएंगे, क्षय होने लगेंगे। अगला प्रश्न, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है आपको बताना है। दूध, अंडा, नारंगी या हरी सब्जियां। तो जैसे मैंने दोस्तों बताया थोड़ी देर पहले कि लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा बॉडी के हेमोग्लोबिन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और मुख्यतः जो स्पिनेच यानी पालक साग है उसमें लौह तत्व पाई जाती है। तो हरी सब्जियों में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है यानी आयरन की मात्रा होती है। इसके अलावा देखिए बीफ में, पोर्क में, कॉर्न में, पोटैटोज़ में, बीन्स में या तो जो फोर्टिफाइड जो सीरियल से दालें हैं उन सब में जो होते हैं लौह तत्व की भरमार होती है। अगला प्रश्न, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है। यानी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विटामिन्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो फैट सोलेबल और एक वाटर सोलेबल। कुछ विटामिन्स होते हैं जो वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है। तो वसा में जो विलय नहीं होगा वो किस में विलय हो जाएगा, वाटर में। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को याद करवाया कि बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 जो होते हैं विटामिन हैं जो वसा में विलय होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये बाकी जो बच गए वो किस में, वाटर सॉल्युबल हैं। तो विटामिन ए, सी, डी, देखिए ए, सी, डी, तो ए तो फैट सॉल्युबल है, के भी फैट सॉल्युबल है, डी भी फैट सॉल्युबल है। तो बच गया कौन, बी, ये जो है एक वाटर सॉल्युबल है। तो सही आंसर होगा विटामिन बी। अगला प्रश्न है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है। ये जो बीमारी है कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस किसकी वजह से होता है, जीवाणु, विषाणु, फफूंदे या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य कारक इसका जो होता है मच्छरों के काटने से होता है। तो मुख्य कारक इसका होता है विषाणु। एक्चुअली में ये फैलते कैसे हैं चलिए देख ले। होता क्या है कि ये मच्छर जो होते हैं या तो पिग
मेनली पिग से इसकी फैलते हैं। पिग को काटते हैं या तो किसी पक्षियों को काटते हैं तो उनसे जो होता है मच्छरों के डंक में ये जो होते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस के जो विषाणु है वो आ जाते हैं। उसके बाद वो मच्छर अगर किसी मनुष्य को काटे तो वो वायरस जो है बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क जो ज्वर भी इसे कहा जाता है, मस्तिष्क में ज्वर चढ़ जाता है और आदमी जो होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस के चपेट में आ जाता है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस है क्या दोस्तों? ये एक इन्फेक्शन है, वो हॉर्स में, पिग्स में, बर्ड्स में और ह्यूमन कॉज्ड में होता है, जिसे कि मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो कौन सी है, यानी कौन सा टेस्ट है जिसकी मतलब EEG से बॉडी के किस पार्ट का टेस्ट किया जाता है। EEG एक टेस्ट प्रणाली है, आपको बताना है मस्तिष्क, कान, यकृत या हृदय। तो दोस्तों आप लोग EEG और ECG में कंफ्यूज मत होइएगा। EEG जो होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को जांच करने के लिए EEG का यूज़ किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में बताता हूँ। EEG क्या होता है? EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा बॉडी के वेव्स जो होते हैं, ब्रेन के वेव्स को जांचा जाता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, जैसे आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। इस इलेक्ट्रोड स्कल्प पे, बॉडी पे जैसे मैंने दिखाया, ये देखिए स्कल्प पे जो होता है वो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और सिग्नल भेजे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। उसके बाद मॉनिटर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जांच की जाती है कि ब्रेन में जो वेव्स, जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उसके साथ मैच किया जाता है और उसके माध्यम से ही मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश की जाती है और कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड करता है। तो उसे ही EEG कहते हैं। आप लोग EEG और ECG में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, पर EEG में ब्रेन की टेस्टिंग होती है जबकि ECG हार्ट के लिए होता है। ECG में स्किन पे जो होते हैं वो लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, जबकि EEG में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो स्कल पे लगाए जाते हैं। और ये स्किन पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसके बाद जो हार्ट की बीट की जो रेट है उसे मॉनिटर किया जाता है। देख सकते हैं ये हार्ट बीट की रेट है, उसे मॉनिटर किया जाता है, एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोड के माध्यम से, जो कि स्किन पे लगाया जाता है, उसे ECG कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा जब बात आई है जब इंस्ट्रूमेंट की, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो एक और चीज़ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, वो है पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर क्या होता है दोस्तों? ये बॉडी के जो हार्ट की बीट होती है, ठीक है, वो उसके रिदम कभी कभी बिगड़ जाता है, यानी कभी कभी बहुत तेज़ धड़कने लगता है, कभी धड़कता ही नहीं है, जिसके वजह से सही से पल्स नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए एक मशीन लगाया जाता है, इसे पेसमेकर कहते हैं। ये पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? या तो चेस्ट में, नहीं तो एब्डोमेन में लगाया जाता है। किसके लिए? हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ये लो एनर्जी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत दिनों तक चलता है, जो कि हार्ट के जो रेट है या तो रिदम है उसे कंट्रोल करता है पेसमेकर। इसके अलावा एक और मशीन बहुत चर्चे में रहती है, वो है CT स्कैन। आप लोगों ने इस तरह के एक बॉक्स देखा होगा जिसमें कि इस तरह यहाँ पे लिटाया जाता है पेशेंट को और इसके अंदर डाला जाता है। तो CT स्कैन कुछ नहीं है, एक एक्सरे की तरह है, पर ये एक्सरे नॉर्मल एक्सरे नहीं है। ये जो भी पार्ट्स के CT स्कैन करने होते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज लेता है ये CT स्कैन, ठीक है, और एक्सरे लेता है और कंप्यूटर में उसके बाद डिस्प्ले करता है। CT स्कैन का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टॉर्मोग्राफी भी कहा जाता है, या तो कभी कभी उसे कैट स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या लेता है? स्पेशल एक्सरे टेस्टिंग मशीन है ये CT स्कैन। अगला होता है MRI। CT स्कैन और MRI में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो MRI क्या होता है? एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है। CT स्कैन में जैसे होता है कि नॉर्मली एक्सरे लिया जाता है, पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बॉडी के टोटल इमेजेस को लिया जाता है। रेडियो वेव जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर की इमेजेस को लिया जाता है, उसमें भी इस तरह के बॉक्स में अंदर डाला जाता है और इनसे क्या होता है? मैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि इनसाइड द ट्यूब स्कैन होता है और रेडियो वेव के जरिए जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और रेडियो वेव जनरेट होते हैं, जिससे कि बॉडी की इमेजेस को लिया जा सकता है। जो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है और नए वीडियोज़ लाने के लिए प्रोत्साहन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।